चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक पहुंचे थे? 7 8 कर चुके थे ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि एक पेयजल का नमूना, पेयजल जानते हो आप लोग, पीने वाला पानी होता है, का नमूना क्लोरोफॉर्म से यानी CH3 से कैंसर जैसे समझ जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। मतलब क्लोरोफॉर्म की पानी में क्या है? अधिकता है। क्लोरोफॉर्म की पानी में क्या है? अधिकता है। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3। ठीक, जनरली जो पानी होता है, तो पानी आप शुद्ध नहीं पीते हैं तो बहुत सारी भयंकर बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बार-बार कहता हूँ, पानी को फिल्टर करके पियो, या फिर पानी को बाल्टी में भर करके कुछ समय के लिए रख दीजिए, उसके बाद तब सेवन करिए। खैर आगे देखते हैं। CH अभी इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। तो संदूषण की सीमा है ना, संदूषण की सीमा माने जो गंदगी मिल रही है वो 15 ppm मिल रही है। 15 ppm मैं आपको बताया ना, जब बहुत अत्यधिक छोटी मात्रा में अगर कोई चीज बहुत कम मात्रा में घुली होती है तो उसको हम ppm में मापते हैं। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन में मापते हैं। मिलियन माने कई लाख, 10 लाख, 10⁶। ठीक, तो संदूषण की जो सीमा है वो कितना है? 15 ppm है। 15 ppm से क्या समझते हैं आप लोग कि 10⁶ माने 10 लाख अणुओं में कितने अणु होंगे? 15 अणु। समझ आ रहा है? 15 ppm हमारा पार्ट्स पर मिलियन हुआ जाता है। ठीक है, 1 मिलियन में 15 ppm, 15 पार्ट्स हैं। माने क्लोरोफॉर्म जो है हमारा CH3 इतना है, कितने में? 10⁶ में। तो कह रहा है कि इसमें इसका द्रव्यमान प्रश्न में व्यक्त कीजिए, इसको द्रव्यमान प्रश्न में व्यक्त कीजिए। तो द्रव्यमान प्रश्न निकालना तो आता है आप लोगों को, पता है द्रव्यमान प्रश्न यहाँ पे द्रव्यमान प्रश्न। ठीक, द्रव्यमान प्रश्न कैसे निकालोगे? विलेय बटा विलयन, विलेय बटा विलयन। तो विलेय कितना है? 15 है। विलयन कितना? 10⁶। अब तक घाते 6 में लेना पड़ेगा। कितने में? 6। 10⁶ मिलेगा। समझा नहीं? समझ रहा है? क्या समझना है? अगर आपको द्रव्यमान प्रश्न निकालना, क्योंकि विलयन की बात करें, विलयन कितना है? 10⁶ माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 10⁶ माना जाएगा। और 10⁶ में कितना है? 15। ये विलेय है ना, CH3 कितना है? ये विलेय है। ठीक है, माने 10 लाख अणुओं में 15 अणु किसके हैं? विलेय। 10 लाख अणुओं में 15 अणु किसके हैं? विलेय के। ठीक, और 10 लाख अणु का मतलब, अच्छा CH3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 ppm, इससे सीधा तात्पर्य क्या है? विलेय से, है ना? अभी क्या करोगे? ये परसेंटेज बदलना है। परसेंटेज बदलने के क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना पड़ेगा? 2 0 2 0 कट जाएगा, 4 बचेगा। 4 कहाँ भेज दो? ऊपर भेज दो। तो 15 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको 1 0 इसको और दे दो, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। अभी ऐसा आया था, -3 आ जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत इतना परसेंटेज क्या होगा? इतना प्रतिशत लिखा जाएगा, यानी 1.5 × 10⁻³ क्या है हमारा? CH3 उसमें डिसॉल्व है। ठीक, तो कुछ मैंने किया नहीं, ppm की बात कर रहा था, 10 बार नीचे रखा, जितना विलेय था उतना रखा, परसेंट बदल के 100 से पूरा कर दिया। ठीक, वैल्यू वाला आंसर है। इसमें दूसरा सवाल भी कर रहा है, तो देखो उसके तब दूसरा सवाल कर रहा है कि यदि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये जरूर आता है कि नहीं? हर सवालिये में कुछ ना कुछ भिड़ाया है, कहीं मोलरता भिड़ा देगा, कहीं मोलरता, कहीं मोलर, है नहीं? तो चलो बताओ, मोलरता कैसे निकालोगे? मोलैरिटी, मोलरता बराबर, सब लोग बोलो फार्मूला। विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का आयतन, विलेय के विलायक का द्रव्यमान, मोलों की संख्या अपान क्या? विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम। एक होता है फार्मूला, मोलरता आपसे पूछता है। पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालो, और विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? 15 ppm दिया है ना,
15 ppm दिया है। तो मोलों की संख्या जब निकालते हैं CH3 के मोलों की CH3 के मोलों की संख्या क्या लिखोगे? तो CH3 का भार कितना होगा? कार्बन का भार है, बोलो। हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 होता है। 35 नहीं मान सकते, 35.5 35.5 में 3 का गुणा कर दो, 3 बार है ना, 3 बजे 15, 3 बजे 15 और 16, 3 त्रिका 9 और 106.5 मतलब प्लस 106.5। तो 12 6 18 19 119 आना है। 12 6 18 19 119.5। ठीक है, भार बटा अणुभार। भार कितना रखोगे? 15 रखोगे। तो 15 बटे कितना? 119.5। ये तो हो गया विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। अब 10⁻6 रखोगे विलायक इसको, ये पूरा विलय नहीं है और उसमें इसकी मात्रा बहुत थोड़ी है विलय की, है ना भाई। 10⁻6 में 15 का बहुत बड़ा काउंटिंग नहीं माना जाएगा। तो 10⁻6 पूरा रखो और 10⁻6 को बदल दो कितने किलोग्राम में। तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई भी करो, नीचे डिवाइड करोगे ना, ऊपर 1000 बना दो। अब क्या होगा भाई? 3 0 3 0 कट जाएगा, कटेगा ना। तो बचेगा कितना? यहाँ पे बहुत 3 बचेगा, 0 3 3 कट जाएगा ना। तो 15 बटे 119.5 इंटू 10⁻³ बचेगा। अरे महाराज बढ़ जाएगा। और दशमलव काटोगे, 1 0 को बढ़ेगा, इसका 2 कम हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। इक्वल टू 15 इंटू 10⁻² बटे 119.5। ठीक है, एक काम करो, इसको 2 0 और दे दो इससे लेकर के। तो जब 2 0 इसको दोगे तो ये 1500 हो जाएगा। 1500 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। 2 0 इसका कम हो जाएगा ना। अपन क्या 1195 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। 1 दशमलव कुछ इंटू 10⁻4 मोलरता का मात्रक मोल पर किलोग्राम। हाँ, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 1 पॉइंट? एक मिनट, 1.25 into 10⁻4 1.25 into 10⁻4 है। ठीक है, जी वो समझाओ 15 इंटू 10। इसको भाई फिर से समझो एक बार। ये तो समझ आया है, ये वैल्यू भी जानते हैं आप लोग। ये क्लोरोफॉर्म हम जानते हैं कि मोलरता ज्ञात करने के पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने के भार बटा अणुभार। तो ये पूरा उसे बता दिया है क्या? इसको अलग कर लेना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ। ये जो है यहाँ अलग कर दो। ठीक है, मोलों की संख्या। अब यहाँ से क्या निकालोगे? मोलरता। मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/1195 और क्या था? अपान, ठीक है ना, 10⁻6 था और इंटू क्या था? 1000 ना। हाँ, अब कहाँ दिक्कत आ रही है? ये तो निकल गया हमारे विलय के मोलों की संख्या, भार बटा अणुभार। भार कितना है? 15 है। अणुभार कितना है? इतना है। ठीक, इसको हम जो का तो रखे हैं। अपान ये कितने में दिया है? क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा द्रव्यमान कितना लेंगे? 10⁻6 लेंगे। क्या बहुत समझ में आ रहा ना? द्रव्यमान पूरा 10⁻6 लेंगे और इसको बदल देंगे किसमें?
किलोग्राम में। किलोग्राम में हम लोग 1000 से क्या करते हैं, पूरा भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1000 ऊपर गया। अब ये 3 0 कट गया, तो अब जब 3 ऊपर में तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आएगी वो सही जगह कहाँ है वो है क्या? हाँ अच्छा बताओ ये जीरो कहाँ से आया, कहाँ दिया? इससे दिया, 2 0 ले लिया, इसका दूर कम हो गया ना, दूर कम होगा कितना हो जाएगा, -4 आएगा ना। माइनस में बढ़ता है तो वो था वो -2 में अगर -2 और जोड़ दो कितना आ जाएगा, -4 आएगा। बोलो मतलब -4 बड़ा है कि -2 बड़ा? -2 बड़ा होता है, -4 छोटा है। तो जब ये दूध दे दिया ये और छोटा हो गया, नहीं समझ आ रहा है? तो जितना दो उतना छोटा हो जाएगा, 2 दिए 2 छोटा हो जाएगा, बस ये मोड़ता है क्या वाली। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं हम लोग। 9 हो गया। करा कि अल्कोहल एवं जल के विलयन में, जल के 1 विलयन में, एक विलयन है जिसमें अल्कोहल और जल है कि आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है। क्या कह रहा है, अल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है। देखो भाई, ये है अल्कोहल और ये है जल, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। समझो भाई, थोड़ा सा महसूस करो आप। ये है अल्कोहल और इसे हम मिला दे रहे हैं पानी। अल्कोहल पानी मिलाए हैं आप लोग? यस सर। कौन यस सर कर रहा है? प्रियांशु कुछ मिलाए? हाँ बहुत ठीक है। अल्कोहल और पानी जब मिलाओगे तो क्या होगा, इनके बीच क्या रहा कि आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है। क्या होगा इनके अंदर आणविक मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा जब आप इन दोनों को आपस में क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज समझो, जब हम पानी को अलग रखेंगे, चलो मान लो कि ये ब्लू वाला हमारा पानी है, ब्लू वाला क्या है, पानी, और इधर ब्लैक वाला क्या है, अल्कोहल है। मिला दिया इसको दोनों को, जब हमने मिलाया इन दोनों को कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक, ये क्या है, पानी है और ये क्या है, अल्कोहल है। जब हमने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिक्स किया तो कुछ ही कंडीशन बना। तो यही पूछ रहा है कि इनके बीच क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज समझना है कि जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इनके बीच अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। पहली चीज, पहला पॉइंट, अच्छा सबसे भाई ये बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। पहला पॉइंट, इसमें क्या बनते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं। अब ध्यान दो, पता है पानी में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ भी H दिख रहा है आपको, यहाँ भी H दिख रहा है। ठीक, इसमें क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं इसीलिए ये दोनों आपस में घुल भी जाते हैं अच्छे से। ठीक, हाइड्रोजन बंध के कारण ही ये दोनों आपस में अच्छे से क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या पाया जाता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ध्यान दो, इसका हाइड्रोजन बंध अलग है, इसका हाइड्रोजन बंध अलग है, जब दोनों मिल गए तो क्या हुआ, नए हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होगा। जो नया हाइड्रोजन बंध होगा वो किससे किसके बीच का होगा पता है, वो पानी और अल्कोहल के बीच का होगा, पानी और अल्कोहल के बीच, अर्थात एक अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ठीक, पहली चीज, इसमें क्या परिवर्तन आएगा देखने को, इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। दूसरा क्या परिवर्तन आने वाला है समझो, दूसरा जो परिवर्तन होगा, ठीक, इनके जो अलग अलग हाइड्रोजन बंध है, इनके जो अलग अलग हाइड्रोजन बंध है, इनमें जो हाइड्रोजन बंध बना, मान लीजिए ये दोनों आपस में दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े हैं, और ये भी मान लेते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े हैं। ये जितनी तेजी के साथ जुड़े, जितनी ताकत के साथ जुड़े हैं,
अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा आपस में, जो इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनेगा, यानी पानी और अल्कोहल वाले के बीच, वो जो हाइड्रोजन बंध बनेगा ये मजबूत बंध होगा। समझ आया? तो क्या लिखोगे? C2H5OH, कैसे लिखोगे? C2H5OH और H2O के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना, क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो मजबूत होगा। किसकी तुलना में? अगर हमारे पास C2H5 अलग से हो अथवा H2O। नहीं समझ आ रहा है? क्या मैंने बताने की कोशिश किया? अगर इनमें अकेला जो रखा गया है, इसका हाइड्रोजन बंध पकड़ो, ऐसे तोड़ दोगे तो टूट जाएगा। इसको पकड़ोगे, इसका वाला अल्कोहल वाला, इसको पकड़ोगे टूट जाएगा। लेकिन जब इसको पकड़ोगे मिलाने के बाद, जो हाइड्रोजन बंध नया बना है, जो हाइड्रोजन बंध नया बना है, उसको खींचोगे थोड़ा सा मजबूत पड़ेगा। मतलब खींचने वाला खींचोगे नहीं, उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। ठीक, ज्यादा ताकतवर कौन हो गया? मिश्रित वाला, जो अल्कोहल और आपको मिला दिए हो दोनों, तो एक नया मजबूत बंध बन जाता है। समझा? और पीने वाला मस्त महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि जब वो मिक्स करता है, समझना वहां पे अंतराल में हाइड्रोजन बंध तैयार होता है। क्या तैयार होता है? और वो बंध क्या होता है? और ही मजबूत बंध हो जाता है। क्लियर हो गया? इस सवाल में केवल यही था इसमें। ठीक, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं आंसर के रूप में। ठीक, तो मैं उसके बाद हाँ बनाना जरूरी नहीं है, सीधा ऐसे लिख सकते हो। C2H5OH व H2O को मिलाने पर क्या होगा? पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये। ठीक, मिश्रित वाले का हाइड्रोजन मजबूत होगा डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए, है ना। जैसे अगर आप पानी नहीं मिला के पियोगे जैसे, तो बहुत ज्यादा कड़वा आएगा, दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? कराई ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता बहुत अच्छा बता रहा है, बहुत अच्छा घटती है। तो क्यों घटती? वो पूछ रहा है हमेशा कम आने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्यों हमेशा घटती ही है। ये तो अच्छी बात है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? विलेयता ध्यान देना, ताप बढ़ाने में विलेयता क्या होती है? घटती है। किसमें? गैस की द्रव में। ये भी जानते रहो, इसकी बात कर रहा है, गैस की द्रव में विलेयता हमेशा क्या होती है? कम होने की प्रवृत्ति में होती है, घटती है। हमेशा घटती क्यों है? हमेशा कम होने की प्रवृत्ति में क्यों रहती है? बताओ। विलेयता, ताप बढ़ाने पर विलेयता हमेशा घटती ही क्यों? क्यों? कारण क्या? क्योंकि गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या बोला? इसको समझो। गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का मतलब क्या करता है? यह ऊष्मा को बाहर निकालता है। ऊष्मा को क्या करता है? यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऊष्मा को बाहर निकालने का मतलब क्या? जब कोई गैस द्रव में घुलती है तो वह ऊष्मा लेती नहीं है, बल्कि ऊष्मा देती है। समझा? क्यों? एकदम सही ढंग से बनाया। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब बाहर निकलना, एक्सो, है ना। एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? मतलब यह ऊष्मा को क्या कर रहा है? बाहर निकाला। और कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? उसको ताप दे रहे हो। आप उसको ताप दे रहे हो। बढ़ाने का मतलब क्या? आप उसको ताप, जबकि वो खुद ही ताप निकालता है। अगर उसको उसमें घुलना होगा तो घुलने के लिए वो वहां से क्या करेगा? ऊष्मा को बाहर निकालेगा। और आप क्या कर रहे हो? उल्टा काम कर रहे हो उसका। आप उसको ऊष्मा दे रहे हो।
जब दोगे उष्मा तो गैस की द्रव्य विलेयता क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, मतलब वो गैस निकल करके भागने लगेगी। समझ में आया? नहीं समझ आ रहा है? क्या बताया कि ताप बढ़ा रहे हो आप, और यहाँ यह क्या बता रहा है, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब कोई गैस किसी द्रव में घुलती है, जब कोई गैस किसी द्रव में घुलती है तो क्या होता है, वहां से ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा वहां से बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा काम कर रहे हैं उसका, हम उसको क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। सोचो, वो घुलने के लिए ऊष्मा को बाहर निकाल रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको ऊष्मा दे रहे हो, तो निश्चित रूप से जो गैस अंदर जा रही थी, अब वो गैस कहाँ जाना शुरू करेगी, बाहर निकलना शुरू करेगी। इसीलिए जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वहां से क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलने लगता है। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जो पानी में घुली हुई, पानी माने द्रव और ऑक्सीजन माने गैस, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही। इसीलिए हमने बताया था आप लोगों को कि गर्म पानी अगर आप कंटिन्यू पीते हैं उसमें ऑक्सीजन की क्या रहती है, थोड़ी कमी रहती है, और इसीलिए उसका स्वाद भी फीका होता है। अगर आप नॉर्मल पानी पियो और क्या गर्म पानी पियो तो दोनों के स्वाद में डिफरेंस आपको नजर आता है। और आपको यह भी महसूस होता है कि जब आप गर्म पानी पीते हो तो आपको पेट तो भले लगता है भर गया, बट आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमारा मतलब प्यास बुझ गया अच्छे से, ये महसूस नहीं होता। क्यों नहीं महसूस होता, क्योंकि हम जानते हैं कि प्यास बुझाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर वास्तव में पानी से ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया जाए, खैर वो तो बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है, अगर बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकाल दिया जाए बाहर तो क्या होगा, तो हमको महसूस ही नहीं होगा कि हमने पानी भी पिया है। अत्यधिक पानी को हीट करके पियो, एकदम उबाल दो, खौला दो पानी को, फिर उसको थोड़ा सा लगाओ, ऐसा लगा पानी जा ही नहीं रहा है, जबकि पानी पी रहे हैं आप। और नॉर्मल पानी जब एक घूंट भी पीजिए लगेगा वाह कितना मजा आ रहा है, आता नहीं आता है। यही डिफरेंस है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, घट जाती है ड्यू टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हुआ? इसी के कारण हमारा जो है कहते हैं कि मतलब सुबह में हमें गुनगुना करके पानी पीना चाहिए, ऐसे ही पी सकते हैं। सुबह में गुनगुना पानी पिएंगे तो क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन वगैरह है, जो स्टमक वगैरह है, वो सब क्या हो जाते हैं। भाई आप क्या करते हैं, खाना खा के बैठे होते हैं, है ना, यहाँ आपका पेट वगैरह हो गया, फिर उसके बाद इधर आपका इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, है ना। तो जो ये नलिकाएं हैं ना, इसमें क्या होता है, किनारे किनारे पर जैसे आप रात में खाना खा करके सो गए हैं, अब ये पूरा नलिका ऐसे बनी हुई है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके जो वो है किनारे वाले भाग होते हैं, परतें जो होती हैं, उसमें भोजन क्या हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा चिपका रह जाता है, सड़ा गला चिपका रह जाता है। और क्या करोगे आप, सुबह सुबह उठे, कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से पानी नहीं पीते हैं, कुछ लोग पहले नाश्ता लेते हैं, पकौड़ी पाके मार दिए पहले, है ना, कुछ अच्छी चीजें, मतलब खाना खाने, मतलब कुछ लोग को छोड़ दो, ब्रश करने के बाद खाना खाए तब पानी नहीं पीते। पता है इसमें क्या गंदगियां पहले से लगी हैं, जो आप रात में खाना खा के सोए हो, सड़ा गला पदार्थ पूरा वहां पे लगा हुआ था, गंदगी पूरी, और आप क्या किए, सीधा खाना खा लिए, अब वो गंदगी में जाकर के क्या हुई, सीधा मिल गई, और आपको क्या करेगी, समस्या पैदा कर सकती है। आप क्या करो, सुबह सुबह उठो, गर्म पानी पियो। क्या करोगे, जब पानी हीट रहेगा, हम जानते हैं कि जब कोई चीज हीट होता है तो वह क्या करता है, वह उष्मा दे करके अन्य पदार्थों को, जो यहाँ पे लेयर बना हुआ है गंदगी का, वो अन्य पदार्थों को क्या करेगा, काट करके निकाल देगा, हटा देगा ना, उसको टेम्परेचर पाएगा तो एक्सपेंशन होता है, फैला होगा तो वहां से छोड़ देगा, और छोड़ करके वो फिर निकल करके कहाँ चला जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, मतलब वो अपने स्थान से रिमूव हो जाएगा, और ये हमारी पूरी नलिका क्या होती है, इस तरीके से साफ हो जाती है। फिर जब हम खाना खाते हैं तो वो जो हमारा खाना गया है वो एकदम शुद्ध रहता है और साफ रहता है, और हमें किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। इसीलिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं। समझ आया? तो गर्म पानी पियोगे, सुबह सुबह पिया करो, बहुत ज्यादा दिन भर गर्म करके इंडक्शन पे मत पीते रहोगे, पैसा लग नहीं रहा है, इंडक्शन चली रहा है, और है ना, गर्म पीते रहो, कुछ नहीं करना है। ठीक, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, ये बात आता है, इसका मैंने एग्जांपल बताया था लोगों से, और एग्जांपल बताया था, बताओ कोई। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, मैंने झील का नाम लिया था, हाँ पता है, वहां पे 1600 लोग क्या हो गए थे, 1700 लोग मर गए थे ना, हाँ वो देखो भाई, ये जो झील थी अफ्रीका में,
वो झील जो थी वहां पर अचानक बहुत सारे लोग क्या हुए थे, मर गए थे। क्यों मर गए थे? क्यों मर गए थे? क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अचानक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया था, जिससे वहां पर पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सेस हो गया था वातावरण में, और लोग मूर्छित हो गए थे, और जो लोग थोड़ा हल्के फुल्के थे वो मर भी गए थे सांस फूलने से, दम घुटने से मौत हो गई कितने लोगों की, है ना। तो जब पता करने लगे वैज्ञानिक कि ऐसा क्या हुआ कि लोग इतने अचानक मर गए, कोई जानकारी न, कोई भूकंप आया न कोई, है ना, तो कोई घटना नहीं घटी थी। तब धीरे धीरे जाकर पता चला कि जो ये झील थी इसमें पानी भरा था, और पानी के साथ साथ जो अगल बगल जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे वो सब कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के इसमें क्या हुआ था, हाई प्रेशर से इसमें घुला हुआ था। जब टेम्परेचर क्या हुआ था, लो था, कम टेम्परेचर पर ताप कम होने पर विलेयता ज्यादा रहेगी, तो कम ताप पर विलेयता क्या थी, ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें खूब अच्छे से घुली थी। और अचानक एक बार क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, और जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ताप बढ़ने पर विलेयता घट गई, और जब विलेयता घटी अचानक पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिलीज हो गया। भाई आया तो धीरे धीरे था, लेकिन जब निकला अचानक निकल गया तो पूरा क्षेत्र किससे ढक गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सब लोग वहां पे मूर्छित होने लगे, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा उनको कम महसूस होने लगी, एकदम कैसे लोगों को मौत हो गई। ये भी घटना थी वहां पे। ये एक अच्छा एग्जांपल है द्रव की विलेयता का, ठीक, गैस की द्रव की विलेयता का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेनरी का नियम तथा इसकी महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताओ। हेनरी का नियम बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लिख लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कह रहा है कि हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी का नियम वो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी का नियम क्या बताता है? हेनरी का नियम बताता है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन के मोल अंश से क्या होता है, समानुपाती होता है। सुना, उस विलयन के मोल अंश से क्या होता है, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास तो क्या होगा, उसका जो आंशिक दाब होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ भरे हुए विलयन के मोल अंश से क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब को किससे दिखाते हैं, P से। आंशिक दाब क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती है। मोल अंश माने x, ठीक, मोल अंश माने x के क्या होता है, अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये क्या है, हेनरी का नियम होता है, ठीक। या यहाँ पे हम आप ये भी लिख सकते हैं कि KH(x), यहाँ पे KH क्या है, हेनरी नियतांक है, हेनरी कांस्टेंट है। KH क्या है, हेनरी नियतांक कांस्टेंट, ठीक, हेनरी कांस्टेंट है हमारा। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, एकदम शॉर्टकट में लिखा हूं सिंपल भाषा में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन की क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। सिंपल है, ये पॉइंट आप देखो, आंशिक दाब क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती। यही हेनरी का नियम है, कुछ मत जानो, फिर इतना जानो, आंशिक दाब जो होता है वो मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसको हम लिख सकते हैं P = KH(x). समझ आया, P = क्या लिख सकते हैं, KH, जहां पे KH हमारा क्या है, हेनरी नियतांक है, ठीक। अब कह रहा है इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताओ। अनुप्रयोग आप लोग इसे बता सकते हैं क्या, अनुप्रयोग आपको लिखवाए गए हैं, एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, हेनरी नियम की एप्लीकेशंस क्या कहते हैं। पहले हाँ, पहला आपको बताया गया था कि सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर में, सोडा जल में, सोडा जल समझते हैं, जो बंद बॉटल आती है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, या सीधा लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में यानी सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। वेरी गुड, उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाँ बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर बंद किया जाता है, उच्च दाब पर बंद किया जाता है।
ये बात सही है। हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल लेते हैं, हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल लेते हैं, कौन सी बात करें, ठीक है, ये है हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। और जो इस पे कैप लगा है ना, ये क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर पर क्या होता है, ध्यान दो, ये है कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स भरी है। और कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग क्या मिला के रखते हैं पहले से, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिलाते हैं, इसका प्रिजर्वेशन करने के लिए, है ना, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये सुरक्षित रहे, खराब जल्दी ना हो, उसके लिए हम लोग क्या मिला देते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ऐसे मिलाएं तो ये घुलने वाली नहीं, अगर ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड तो भर दो ऐसे नॉर्मली, तो भरने वाली नहीं, निकल करके भाग जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगा देते हैं। जब हाई प्रेशर लगाते हैं, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बैठा था, जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बैठा था, तुम लोग का है जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भरे हो, अगर ऐसे रहने दोगे तेजाब ही गिरेंगे नीचे, तो क्या करना पड़ता है, ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है। यही है, हाई प्रेशर लगाओगे, हाई प्रेशर लगाओगे, ठीक, तो क्या होगा, उच्च मतलब ये जो विलयन है हमारा मोलक से क्या होता है, अनुपाती होता है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर आप लगाओगे, तो यह पूरा का पूरा गैस कहाँ चला जाएगा, उस पूरे लिक्विड में घुल जाएगा, संपूर्ण लिक्विड में घुला रहेगा। और हम लोग देखे होंगे जैसे ढक्कन खोलते हैं बॉटल का, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल जैसे खोलते हैं, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड झाग सहित बाहर निकलना शुरू कर देता है। झाग क्यों बन जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जल्दी से निकलने के चक्कर में अपने पड़ोस वालों को भी क्या कर लेता है, कोशिश कर लेता है, निकाल खींचता हुआ, क्योंकि निकलेगा जब वो धक्का मारते हुए आएगा ना, हटो हटो जल्दी मैं भी जा रहा हूँ, जो सही से नहीं हट पाया वो भी क्या होता है, साथ में बाहर चला। जैसे आप ही लोग हैं, भीड़ में कहीं गए, जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, अगर कोई नहीं हट पाया, वो भी क्या होता है, वो भी आगे निकल जाता है। ऐसे ट्रेन में होता है, तो ऐसे यहाँ भी है, जब ये बहुत तेजी से यहाँ से, जब मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला, अब ये जब जाएगा सबको धक्का मारते हुए जाएगा। इसीलिए जैसे ढक्कन खोलते हो, पूरा का पूरा बॉटल में से देखोगे ना, एक तरीके से गैस निकलना, झाग निकलना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, विलेयता उसमें बहुत अधिक घट जाती है। जब आप दाब हटाते हो, जब आप दाब हटाते हो, दाब हटा देते हो, तो विलेयता खटास क्या होती है, घट जाती है गैस की, और विलेयता घटी सभी गैस बाहर निकल जाता है। इसीलिए हम लोग उसको निकाल के फिर पीते हैं। 100% नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसीलिए इसको यही लिखा हुआ है। दूसरा नंबर क्या बताया गया था, गोताखोर वाला बताया गया था। गोताखोर क्या करता है, गोताखोर क्या करता है, हीलियम मिला देता है। हाँ, किसमें हीलियम मिला देता है, जब वो ऑक्सीजन लेके जाता है तो ऑक्सीजन में क्या मिला लेता है, हीलियम भी मिला लेता है। और हीलियम इसलिए मिला लेता है, अच्छा इसमें नाइट्रोजन भी होती है ना, बोलो, वो हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम और सॉरी ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, मतलब उसमें वो हीलियम भी मिला लेता है। क्यों हीलियम मिला लेता है, हाँ, डाइल्यूट करने के लिए। क्या करने के लिए, क्योंकि जब वो जा रहा होगा तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा होगा। क्योंकि जब वो पानी में तल पे, गोताखोर कहाँ जाता है, पानी में नीचे जाता है, समुद्र वगैरह में जाते हैं, बहुत हाई मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाते हैं नीचे, जब बहुत अधिक जाते हैं तो क्या होता है, उनके वो पानी का दाब बहुत बढ़ जाता है। और जब पानी का दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो दाब बढ़ने पर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पूरी घुली रहेगी, और ऑक्सीजन के साथ साथ कौन घुला है, नाइट्रोजन घुला रहता है। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन तो आपको उपयोग में ले लिए, लेकिन नाइट्रोजन क्या करेंगे, वो तो निकलेगा बाहर, वो तो बाहर, उसका आप यूज कर नहीं पाएंगे, वो निकलेगा। जब वो निकलने लगेगा क्या होगा, जब आप ऊपर आते हो तो पूरा प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। जो हाई प्रेशर से आपके अंदर घुल गया है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। और अचानक आप ऊपर चले आए हैं तो सभी लोग बहुत तेजी के साथ बाहर निकलना चाहते हैं, और बहुत तेजी के साथ जब बाहर निकलते हैं तो उस समय आपकी नसें फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी नसों में खुला हुआ होता है ना, अचानक कहीं पे फूल जाएगा, है ना। तो ये करता, उससे क्या करता है, उसमें हीलियम मिला देते हैं। हीलियम क्या करता है, अचानक उसको एक सांस नहीं आने देता, जिससे हमें खतरा नहीं रहता है और हम आसानी से बाहर निकल आते हैं। इसीलिए इसको याद रखो कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या मिला के ले जाते हैं, हीलियम गैस मिला के ले जाते हैं। ठीक, और क्या बताया था, हाँ, ऐसे पहाड़ों पर भी होता है। जब आप ऊंचाई पर जाओगे वहां पे वायुदाब का मान घट जाता है, और जब वायुदाब का मान घट जाता है तो क्या होगा, विलेयता भी
घट जाती है। गैस की विलेयता क्या होती है? घट जाती है। समझ आया? तो इसको भी याद करो, तीन कंडीशन आपको मैंने बताया। ठीक, और भी बहुत सारे उपयोग है इसके। ठीक, तो जनरली आता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं कुछ इलाकों में किया जाता है, इसको